सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर हो रही बहस, स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत। मन की बात कार्यक्रम के 47वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जज्बे और साहस के बल पर फिर जल्द उठ खड़ा होगा केरल। दो 2019 लोकसभा चुनाव पर विचार विमर्श के लिए निर्वाचन आयोग की सर्वदलीय बैठक आज। ईवीएम समेत अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में 7 राष्ट्रीय, 51 क्षेत्रीय और अन्य दल आमंत्रित। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश से 10 लोगों की मौत, सड़क और रेल यातायात पर असर। बाढ़ पीड़ित केरल में पर्यटकों की संख्या 4 से 5% गिरने के आसार। राहत और बचाव में जुटे केंद्रीय सुरक्षा बलों का मुख्यमंत्री ने अदा किया शुक्रिया। बढ़ते आर्थिक संकट के बीच ईरान के श्रम मंत्री के बाद हटाए गए वित्त मंत्री। संसद में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव पारित। बैंकिंग व्यवस्था, टैक्स नियमन और अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम रहने का आरोप। और 18वें एशियाई खेलों में अब तक भारत की झोली में 36 पदक। रविवार को हासिल किए 5 रजत और 2 कांस्य पदक। एथलेटिक्स और घुड़सवारी में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर जारी बहस को स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत बताया है। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया था। केरल के बाढ़ का जिक्र करते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि अपने जज्बे और साहस के बल पर केरल शीघ्र फिर से उठ खड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश दुष्कर्म के दोषियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और उम्मीद जताई कि संसद से पारित संशोधन अधिनियम में से महिलाओं के प्रति अपराधों पर रोकथाम में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 47वें संस्करण में रक्षाबंधन और आने वाले जन्माष्टमी के पर्व की शुभकामनाएं दी। गोविंदा गोविंदा की जय घोष से गूंजने वाला है। भगवान कृष्ण के रंग में रंगकर झूमने का सहज आनंद अलग ही होता है। प्रधानमंत्री ने केरल में आई भीषण बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि आज इन कठिन परिस्थितियों में पूरा देश केरल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जज्बे और साहस के बल पर केरल फिर से उठ खड़ा होगा। उन्होंने राहत बचाव में जुटे सशस्त्र बलों की तारीफ भी की। आज इन कठिन परिस्थितियों में पूरा देश केरल के साथ खड़ा है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को गंवाया है। जीवन की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं शोक संतप्त परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 125 करोड़ भारतीय दुख की इस घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी के लिए जिस प्रकार के स्नेह, श्रद्धा और शोक की भावना पूरे देश में उमड़ पड़ी है, वो उनके विशाल व्यक्तित्व को दर्शाती है। इसी तरह आजकल आप देख रहे हैं कि देश में एक साथ केंद्र और राज्यों के चुनाव कराने के विषय में चर्चा आगे बढ़ रही है। इस विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ये अच्छी बात है और लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत भी। मैं जरूर कहूंगा, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, उत्तम लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपराएं विकसित करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करना, चर्चाओं को खुले मन से आगे बढ़ाना, यह भी अटल जी को एक उत्तम श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संसद के मानसून सत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा से 21 विधेयक जबकि राज्यसभा में 14 विधेयकों को पारित किया गया। संसद का ये मानसून सत्र सामाजिक न्याय और युवाओं के कल्याण के सत्र के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इस सत्र में युवाओं और पिछड़े समुदायों को लाभ पहुंचाने वाले
कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। आप सबको पता है कि दशकों से SC/ST कमीशन की तरह ही ओबीसी कमीशन बनाने की मांग चली आ रही थी। पिछड़े वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए देश ने इस बार ओबीसी आयोग बनाने का संकल्प पूरा किया और उसको एक संवैधानिक अधिकार भी दिया। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में चल रहे एशियन गेम्स में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ाया। उन्होंने खेल और फिटनेस पर जोर देते हुए देशवासियों से अपील की कि वे जरूर खेलें और अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखें। मन की बात कार्यक्रम का ये 47वां संस्करण था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2019 लोकसभा चुनाव पर विचार विमर्श के लिए निर्वाचन आयोग ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसके लिए सभी 7 राष्ट्रीय दलों, 51 क्षेत्रीय और दूसरे राजनीतिक दलों को बुलाया गया है। बैठक में चुनाव सुधार के मसले पर चर्चा की जाएगी। बैठक के एजेंडे में चुनाव के दौरान सटीकता, पारदर्शिता और मतदाता सूची में सुधार के उपाय शामिल हैं, जिन पर सभी पक्षों की राय ली जाएगी। चुनाव में बेहतर उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व किस तरह से बढ़े और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। एजेंडे के मुताबिक बैठक में चुनाव खर्च पर नियंत्रण, विधान परिषद के चुनाव के खर्च की सीमा तय करने और राजनीतिक दलों का खर्च सीमित करने के मसले पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा अन्य अहम मसलों में यह भी है कि एक तरफ सरकार की कोशिश है कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, जबकि विपक्षी दल ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता पंचनन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचनन, ये बैठक करीब कितने बजे शुरू होगी और कौन कौन से ऐसे अहम बिंदु हैं चुनाव सुधार को लेकर जिन पर आज व्यापक चर्चा हो सकती है? प्रीति, देखिए, ये अहम बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने और इसी साल के आखिरी में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। हालांकि चुनाव आयोग नियमित तौर पर जब भी लोकसभा के चुनाव या चुनाव होते हैं तो ऐसी बैठकें हमेशा बुलाता रहा है। इस बैठक में भी 7 देश की राष्ट्रीय पार्टियां और लगभग 50 से ज्यादा यानी 51 करीब राज्य की जो है पार्टियां, रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। ये प्रवासी भारतीय केंद्र दिल्ली का यहाँ बैठक 10 बजे के आसपास शुरू होगी और ऐसा बताया गया है चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक कि लगभग 2 बजे तक ये बैठक चलेगी, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि यहाँ पर चुनाव की बैठक में हिस्सा लेंगे। और खास बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले जो राजनीतिक दलों के जो मुद्दे हैं उन पर यहाँ पर चर्चा होगी और एक जो इलेक्टोरल रोल्स यानी कि मतदाता सूची है उसकी जो पुनरीक्षण है, उसका परीक्षण है, उसका मुद्दा यहाँ पर एजेंडे में शामिल किया गया है। इसके अलावा ईवीएम के सवाल लगातार यहाँ पर उठते रहे हैं। चुनाव आयोग ने हमेशा ये साफ किया है कि ईवीएम को लेकर कोई भी कह लीजिए कि उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले राजनीतिक दलों को ये मौका भी दिया गया था कि ईवीएम पर आकर वो उसको अपनी अगर जो भी उनकी दिक्कतें हैं वो उसको सामने रख सकते हैं। और हैकिंग का एक हैकाथन का भी आयोजन किया गया था। तो और इस चुनाव में एक खास बात यह भी है कि वेरीफाइल जो पेपर ट्रेल सिस्टम है उसका भी इस्तेमाल होना है। इसके पहले भी हुआ था, लेकिन लोकसभा का चुनाव एक पहला ऐसा चुनाव होगा जो बड़े पैमाने पर पूरे देश में सारे ईवीएम मशीन में यह सिस्टम लगाया जाएगा। इसके अलावा जो चुनाव का खर्च है उसके बारे में चर्चा होगी। एक जो अहम बात यहां पर है कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात देश में चल रही है, ऐसा बताया गया कि चुनावी यहां पर आज की जो बैठक है उसके एजेंडे में नहीं है, लेकिन उस पर चर्चा जरूर हो सकती है, क्योंकि देश भर में उस पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी खुद अपने मन की बात कार्यक्रम में उसका जिक्र किया और देश भर में उस पर चर्चा है, उसका पक्ष भी है, उसका विपक्ष भी है, तो उस पर भी यहां पर जरूर चर्चा देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बड़ी बैठक है जिस पे सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ये बैठक शुरू होगी इसे लेकर तमाम अपडेट हम आगे के बुलेटिन में आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंचनन इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बाढ़ और बारिश से जुड़ी अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों से जारी बारिश में 10 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश से राज्य के पश्चिमी इलाकों में रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक ये मौतें बहराइच, लखीमपुर खीरी, बस्ती, कानपुर देहात, कुशीनगर, उन्नाव, बरेली और इलाहाबाद में हुई है। कन्नौज में सबसे ज्यादा 24 सेंटीमीटर बारिश हुई है। बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में नदियों के जलस्तर में भी लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी, इलाहाबाद और फैजाबाद जिलों की अलग अलग नदियों में जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात करेंगे केरल बाढ़ से जुड़ी खबरों की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ पीड़ित केरल को और मदद का आश्वासन दिया है। शनिवार को दिल्ली में केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि केरल को तय प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से और केंद्रीय सहायता दी जाएगी। केरल राजभवन से रविवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की ओर से राज्य को जारी की गई 600 करोड़ रुपए की राशि केवल अग्रिम सहायता राशि है। इस बीच केरल में बाढ़ की वजह से मरने वालों की तादाद 302 हो गई है और 4 लाख लोग अब भी राहत शिविरों में हैं। कई जिलों में सफाई का काम पूरा होने के बाद लोगों ने शिविरों से अपने घर जाना शुरू कर दिया है। बाढ़ का पानी कम होने से लोगों के घर के आसपास मिट्टी और मलबा जमा हो गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य के पुनर्निर्माण के लिए मलयाली लोगों से 1 महीने का वेतन दान देने का आग्रह किया है। केरल के मत्स्य पालन मंत्री ने बताया है कि मछुआरों ने बाढ़ के दौरान 65,000 लोगों को बचाने का काम किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उन केंद्रीय सुरक्षा बलों को धन्यवाद दिया जिन्होंने बाढ़ के दौरान राज्य के लोगों के लिए राहत कार्य चलाया। मुख्यमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में एक फेयरवेल प्रोग्राम का आयोजन करके बाढ़ पीड़ितों के बचाव कार्य में योगदान देने वाले केंद्रीय सुरक्षा बलों की सराहना की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल से 2 दिन के लिए केरल के बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करेंगे। राहुल गांधी 28 अगस्त को चेंगनूर, आलपुझा और अंगमाली का दौरा करेंगे। 29 अगस्त को राहुल गांधी वायनाड जिले का दौरा करेंगे। बाढ़ की त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहे केरल में पर्यटन को तगड़ा झटका लग सकता है, जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पर्यटन विभाग के मुताबिक पर्यटन में 4 से 5% तक की कमी आ सकती है। पर्यटन क्षेत्र केरल की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पिछले 10 दिनों से बंद है। 16 अगस्त से बंद कोच्चि एयरपोर्ट के 29 अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है। कोच्चि और एर्नाकुलम में 2 हफ्ते तक पानी में ये डूबे रहे हैं और इन 2 जिलों से पूरे राज्य का 52% पर्यटन उद्योग चलता है। केरल में 1924 के बाद की ये सबसे भयावह बाढ़ आई है। केरल में भारी बारिश के बावजूद मौसम विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि इस बार मानसून के दौरान दक्षिण भारत में 40% से ज्यादा जिलों में कम बारिश हुई है। क्षेत्र के 125 जिलों में से 54 में कम बारिश हुई और 2 अन्य क्षेत्रों में अनुमान से बहुत कम बारिश हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण भारत में सबसे कम तमिलनाडु में बारिश हुई है। इसके 32 जिलों में 20 में कम बारिश हुई, जबकि एक क्षेत्र में बहुत ही कम बारिश दर्ज की गई। तेलंगाना में 31 जिलों में से 6 में अनुमान से बहुत कम बारिश हुई। रायलसीमा क्षेत्र के सभी 4 जिलों और आंध्र प्रदेश के 11 जिलों में से 2 जिलों में बारिश कम हुई। पुडुचेरी के सभी 4 जिलों में यही हाल रहा। कर्नाटक के 30 जिलों में 14 में कम बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के पूर्व में 27% कम और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 3% और 1% कम बारिश हुई। कुछ और अहम खबरें। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया है कि कैसे नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने अनेक सुधारों के जरिए यूपीए से विरासत में मिली कमजोर अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। ट्विटर और फेसबुक पर ब्लॉग में वित्त मंत्री ने लिखा कि 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद से देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने लिखा कि आईएमएफ के 2014 और 2018 के आंकड़ों की तुलना करने पर यह साबित होता है कि महंगाई, वित्तीय घाटा, चालू खाते का घाटा, रुके पड़े आधारभूत संरचना के प्रोजेक्ट, ऊर्जा क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन पूर्व यूपीए सरकार की नाकामी का नतीजा थे। साथ ही उन्होंने लिखा है कि पिछले 4 साल में एनडीए सरकार ने कई सुधार किए, जिससे देश की आर्थिक प्रणाली साफ सुथरी और पारदर्शी हुई है। साथ ही सरकार की ओर से उठाए गए निर्णायक कदमों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था कई देशों के आगे खड़ी है। वित्त मंत्री ने लिखा कि आईएमएफ की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के मुकाबले आर्थिक स्थिरता आई है और संरचनात्मक सुधार करने का फायदा भी मिला है। नवंबर 2016 में नकदी को लेकर उठाए गए कदम और जुलाई 2017 में जीएसटी लागू करने से आर्थिक वृद्धि दर में कमी आई, लेकिन अब निवेश बढ़ने से गति तेज हुई है और इसकी भरपाई हो रही है। वित्त मंत्री के ब्लॉग पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार ने आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी दशकीय बढ़ोतरी दी, जबकि एनडीए सरकार के दौरान 2017-18 की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% है, जो 4 साल में सबसे निचले स्तर पर है।
70 एनपीए अकाउंट यानी संकटग्रस्त बैंक खातों पर करीब 3,800 अरब रुपए का कर्ज है। रिजर्व बैंक ने इन खातों के समाधान योजना को अंतिम रूप देने के लिए बैंकों को 180 दिन का समय दिया है, जो आज समाप्त हो रहा है। तय समय सीमा से पहले बैंक दिन रात जोर आजमाइश में जुटे हैं ताकि कर्ज नहीं चुका पा रही इन कंपनियों के खिलाफ दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई शुरू करने की नौबत टाली जा सके। इन कंपनियों में से ज्यादातर बिजली उत्पादक कंपनियां हैं। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में बैंकों से कर्ज चुकाने में एक दिन की चूक करने वाली बिजली परियोजनाओं की पहचान करने के लिए 180 दिनों का वक्त दिया था। ये सर्कुलर 1 मार्च से लागू है और 180 दिन की समय सीमा आज पूरी हो रही है। आरबीआई ने कहा था कि अगर आज तक इन खातों का समाधान नहीं हो पाता तो दिवालिया की कार्रवाई शुरू करने के लिए इन्हें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया जाएगा। इनमें बिजली क्षेत्र के साथ इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण और दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए कर्ज भी शामिल है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन स्थित जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा ये टावर ब्रिटिश वायसराय को जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधव सिंह की भेंट। स्तंभ का ऊपरी हिस्सा कांच से बने षटकोणीय सितारे और कांस्य कमल से सुसज्जित। स्तंभ के भीतर लगी 5 टन वजनी शैफ्ट से ये कमल घूमता है 6 इंच वृत्ताकार और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है हर 3 सेकंड बाद बार बार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेघालय के दक्षिण तुरा विधानसभा सीट और दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिले के रोनीकोट विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। मेघालय के दक्षिण तुरा विधानसभा सीट पर गुरुवार को हुए उपचुनाव में 72.89% वोटिंग दर्ज की गई। वहीं रोनीकोट विधानसभा क्षेत्र में कुल 82.1% मतदान हुआ था। राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा दक्षिण तुरा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। संगमा का सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के शार्लोट डब्ल्यू मोमिन से है। वहीं रोनीकोट विधानसभा सीट पर नेशनल पीपल्स पार्टी के मार्टिन एम डैंगो का मुकाबला यूडीपी के पी मार्वेन, पीडीएफ के चेयरमैन पीएनसीएम और कांग्रेस की जी संगमा के साथ है। तमिलनाडु में डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कल चेन्नई में पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवल्यम में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रमुख सचिव दुराईमुरुगन ने कोषाध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा था। फिलहाल कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी स्टालिन ही संभाल रहे हैं। चेन्नई में 28 अगस्त को द्रमुक की आम सभा की बैठक होने जा रही है। इसमें स्टालिन और दुराईमुरुगन को निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है। पार्टी के 65 जिला सचिवों ने अध्यक्ष पद के लिए स्टालिन के नाम का प्रस्ताव दिया है। एम करुणानिधि के निधन के बाद डीएमके अध्यक्ष का पद खाली हुआ है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को लेकर रेलवे भी तैयारियों में जुट गया है। इस मौके पर ट्रेन के हर कोच को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से सजाया जाएगा। इसके साथ ही स्वच्छ भारत और राष्ट्रीय ध्वज के लोगो लगाए जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने गांधी जयंती मनाने के लिए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाएगा और इसके तहत रेलवे विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करेगा। रेलवे ने महात्मा गांधी के साथ खास संबंध रखने वाले कुल 43 स्टेशनों को चुना है। सभी स्टेशनों की थीम आधारित पेंटिंग करने के लिए कहा गया है। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि इसरो मानव सहित अंतरिक्ष अभियान को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करेगा, क्योंकि इसकी योजना कुछ वर्ष पहले से बनाई गई थी। विजय राघवन ने कहा कि अंतरिक्ष में मानवयुक्त यान भेजना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस मिशन के लिए उपयोग में आने वाली सभी तकनीकी जानकारी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से कहा था कि 2022 तक गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में भारतीय यात्री को भेजा जाएगा। कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही सेना को रविवार को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में एक मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकियों को पकड़ लिया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है।
जिन 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा है, ये वही आतंकी हैं जो आतंकी संगठन अल बदर में शामिल हुए थे। ये चारों उत्तरी कश्मीर के रहने वाले थे। सेना के अनुसार अल बदर एक बार फिर उत्तरी कश्मीर में अपने पैर जमाने की कोशिशें कर रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 देशों की 4 दिन की यात्रा के पहले चरण में बीती रात वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंची। राजदूत पी हरीश, भारतीय बच्चों और वियतनाम के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने विदेश मंत्री की अगवानी की। वियतनाम और कंबोडिया की 4 दिन की यात्रा पर है, जिसका मकसद आसियान क्षेत्र के 2 अहम मुल्कों के साथ भारत के रिश्तों को गहरा करना है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सुषमा स्वराज वियतनाम के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री पाम बिन मिन के साथ संयुक्त कमीशन की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगी। 29 अगस्त को वो कंबोडिया के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी। कंबोडिया दौरे पर सुषमा स्वराज अपने कंबोडियाई समकक्ष के साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगी। ईरान में जारी आर्थिक संकट के बीच संसद ने वित्त मंत्री मसूद करबासिया को पद से हटा दिया है। मसूद के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनके पक्ष में 121 और विपक्ष में 137 वोट पड़े। अविश्वास प्रस्ताव ये कहकर लाया गया था कि मसूद देश की बैंकिंग व्यवस्था, टैक्स नियमन और अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम रहे हैं। करबासिया इस महीने महाभियोग का सामना करने वाले राष्ट्रपति हसन रूहानी के मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्री हैं। इससे पहले 8 अगस्त को श्रम मंत्री अली रबेई को हटाया गया था। ईरान उच्च दर वाली मुद्रास्फीति और वर्षों से बेरोजगारी की मार झेल रहा है। राष्ट्रपति हसन रूहानी की सरकार ईरान में बढ़ती महंगाई और ईरानी मुद्रा रियाल की गिरती कीमत को काबू करने के लिए संघर्ष कर रही है। अमेरिका के फ्लोरिडा में हुई गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जैक्सनविल के यूएफ हेल्थ हॉस्पिटल में 6 लोग लाए गए हैं। इनमें से 5 की हालत स्थिर है, जबकि 1 की स्थिति गंभीर है। हमले को अंजाम देने वाला संदिग्ध व्यक्ति भी मारा गया है। गोलीबारी एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक रेस्टोरेंट में चल रहे वीडियो गेम टूर्नामेंट के दौरान हुई। और अब खबरें एशिया खेलों से जुड़ी हुई। 18वें एशियन गेम्स में कल भारत ने 5 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए 3 रजत पदक जीते। घुड़सवारी में 2 रजत पदक मिले हैं और ब्रिज में भी भारत को 2 कांस्य पदक मिले हैं। फवाद मिर्जा ने रजत पदक जीतकर एशिया खेलों की घुड़सवारी प्रतियोगिता में पिछले 36 सालों में व्यक्तिगत पदक पाने वाला पहला भारतीय बनने का गौरव हासिल किया है। इसके अलावा फवाद, जितेंद्र सिंह, आकाश मलिक और राकेश कुमार टीम स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे और टीम ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया। हिमा दास और मोहम्मद अनस ने 400 मीटर फाइनल में अपनी अपनी स्पर्धा में रजत जीता, तो वहीं दुती चंद ने 100 मीटर फाइनल में सिल्वर अपने नाम किया। एशियन गेम्स में ब्रिज खेल को पहली बार शामिल किया गया, जिसमें भारत ने 2 कांस्य पदक हासिल किए। ब्रिज में भारत की पुरुष टीम और मिक्स टीम ने कांस्य पदक जीता। एशियन गेम्स में अब तक भारत की झोली में 7 स्वर्ण पदक, 10 रजत और 19 कांस्य पदक हैं। और एक नजर डालेंगे 18वें एशियाई खेलों की पदक तालिका की मौजूदा स्थिति पर। रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी कुछ खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को रविवार को रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांधने बड़ी तादाद में बच्चे पहुंचे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व एकजुटता, एकता और मानवता का उत्सव है। देश के अलग अलग स्कूल से रंग बिरंगी और स्कूली पोशाकों में आए बच्चों ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधी। उपराष्ट्रपति ने भी बच्चों का स्वागत करते हुए उनके साथ राखी की खुशियां साझा की और मिठाइयां खिलाईं। ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी महिलाओं ने भी उपराष्ट्रपति को राखी बांधी और बधाइयां दी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने परंपरा और संस्कृति से जुड़े रहने की अपील करते हुए कहा कि ये त्योहार एकजुटता और मानवता को बढ़ावा देता है।
फेस्टिवल ऑफ बॉन्डिंग टुगेदर, इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ यूनिटी। देश में एकता लाने के लिए, समाज में एकता लाने के लिए, परिवार में एकता लाने के लिए ऐसा रक्षाबंधन जैसा उत्सव बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसा फेस्टिवल हमको दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने माँ, मातृभूमि और मातृभाषा को वरीयता देने की जरूरत पर भी जोर दिया। बच्चियों के विकास के लिए इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया। भारतीय परंपरा सबको साथ लेना और हमेशा बहन के बारे में भाई श्रद्धा से उनका रक्षा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और बहन माने केवल हमारा घर में, हमारे परिवार में पैदा हुए बेटी ऐसा नहीं है। जो भी बेटियां है समाज में, हमारा साथ पैदा हुआ समाज में, वो सब हमारा बहन है ऐसा मानना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर प्रकृति और संस्कृति को बेहतर भविष्य के लिए सजो कर रखने का आह्वान किया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनके आवास पर जाकर रविवार को राखी बांधी। उपराष्ट्रपति ने भी इस मौके पर सुषमा स्वराज को बधाई दी। बात खास शख्सियत की। हिंदी फिल्मों के दर्द भरे गीतों का जिक्र जब भी होता है, जहन में मुकेश की आवाज अपने आप गूंजने लगती है। करीब 4 दशकों तक दर्शकों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले मुकेश चंद्र माथुर की आज पुण्यतिथि है। फिल्म पहली नजर में मुकेश के गाए इस गीत को जब सुर सम्राट के.एल. सहगल ने सुना तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई और उनके गाए गीत को इतनी खूबसूरती से अपनी आवाज दे सकता है जो लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाए। तू कहे अगर जीवन भर मैं अद्भुत अदा और बेहतरीन अंदाज के गाए दोनों के गीतों को ज्यादातर दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। कहे अगर किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल, लेकिन उनकी असली जोड़ी बनी राज कपूर के साथ। आवारा, श्री 420, छलिया से लेकर तीसरी कसम, मेरा नाम जोकर और कल आज और कल जैसी फिल्मों में राज कपूर और मुकेश एक दूसरे के पूरक बन गए। मुकेश के साथ संगीत की प्रतिस्पर्धा में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मन्ना डे जैसे मंझे हुए कलाकार थे, लेकिन जब गीतों के एक खास मूड की जरूरत होती है तो मुकेश को ही याद किया जाता है। कोई मंजिल है, कई बार यूं 1974 में उन्हें फिल्म रजनीगंधा के इस गाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तोड़ने लगता है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ। मुकेश साहब आज भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन आज भी दर्द भरे गीतों की चर्चा मुकेश के गानों के बिना अधूरी है। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आखिर में एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर और ब्रेक के बाद देखिए सारा जहां। नमस्कार।